हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के हमारे दो बड़े यूनिट जो है वो कवर कर लिए, जिसमें पहला है मनुष्य का पाचन तंत्र और दूसरा था भोजन का पाचन। आज इस वीडियो में हम लोग एक नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जो कि है भोजन का अवशोषण। और आज इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अवशोषण क्या है, उसके बाद अवशोषण कितने तरीके से हो सकता है, और फिर हम लोग मुख गुहा में अवशोषण, आमाशय में, छोटी आंत्र में, बड़ी आंत्र में अवशोषण। इसी के साथ साथ हम लोग इस वीडियो का एंड करेंगे स्वांगीकरण और बहिक्षेपण को कवर करते हुए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करें अवशोषण क्या है। तो अवशोषण देखो, जो हम लोगों ने भोजन का पाचन किया था और उस भोजन के पाचन द्वारा जो हमें अंतिम उत्पाद मिला था, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट से हम लोगों को मोनोसेकेराइड जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज मिली थी, यानी कि शुगर, शर्करा जो है वो अंतिम प्रोडक्ट। इसी तरीके से प्रोटीन के पाचन से हमें एमिनो एसिड मिले थे अंतिम प्रोडक्ट के रूप में, और फैट के पाचन से क्या मिला था, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये जो अंतिम उत्पाद है, शुगर हो गया, एमिनो एसिड हो गया, फैटी एसिड, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, इनका जो है हमारी आहार नाल की जो आंतरिक उपकला है उनके द्वारा जो है इन्हें अवशोषित किया जाता है, इन्हें उपकला में स्थानांतरित किया जाता है, जिसे हम लोग अवशोषण कहते हैं। तो अवशोषण क्लियर है, पचित उत्पादों का हमारी आहार नाल की उपकला में स्थानांतरण अवशोषण है। ठीक है, उसके बाद देखो हम लोग जो है कि किस तरीके से अवशोषण होता है ये पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग निष्क्रिय अवशोषण, सक्रिय अवशोषण और फैसिलिटेटेड या सुसाध्य विसरण देखेंगे। ठीक है, निष्क्रिय अवशोषण जिसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती, एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, सांद्रता प्रवणता के अनुसार, यानी अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना सांद्रता प्रवणता के अनुसार, इस तरीके से गति होती है। और इसमें कौन कौन आएगा, तो इसमें मेनोज है, कुछ एमिनो एसिड जो है वो निष्क्रिय परिवहन द्वारा गति करते हैं। इसके अलावा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या पढ़ेंगे, देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या सुसाध्य विसरण, ये जो है मुख्यतः सांद्रता प्रवणता के साथ ही होती है और एटीपी इसमें भी खर्च नहीं होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। और फ्रक्टोज जो है, उस फ्रक्टोज का जो परिवहन है वो होता है सुसाध्य विसरण के अनुसार इम्पोर्टेंट है, बात करेंगे हम लोग। ठीक है, इसके अलावा एक्टिव जो है ग्लूकोज और कुछ एमिनो एसिड जो है वो एक्टिव या सक्रिय परिवहन दर्शाते हैं। ओके, तो अब हम लोग शुरू करते हैं भोजन का अवशोषण, और इसमें अपना पहला पॉइंट है अवशोषण क्या है। तो देखो, पाचन के अंतिम उत्पाद जैसे कि शर्करा, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये जो अंतिम उत्पाद है इनको आहार नली की उपकला कोशिकाओं से रक्त या लसिका में, किसमें, रक्त या लसिका में स्थानांतरण अवशोषण है। तो क्लियर है, इंपॉर्टेंट है अवशोषण। उसके बाद देखो प्रकार, टाइप जो है अवशोषण के वो किस तरीके से हो सकता है, तो निष्क्रिय अवशोषण हो सकता है, सुसाध्य फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द्वारा हो सकता है, और एक्टिव या सक्रिय अवशोषण हो सकता है। निष्क्रिय अवशोषण या पैसिव एब्जॉर्प्शन में देखो सबसे पहले सांद्रता प्रवणता के अनुसार, सांद्रता प्रवणता के अनुसार यानी अधिक से कम की ओर, अधिक से कम। ठीक है, और एटीपी खर्च नहीं होती है, सांद्रता प्रवणता के अनुसार एटीपी खर्च नहीं होती है निष्क्रिय अवशोषण में। एग्जाम्पल है मेनोज, डी एमिनो एसिड, छोटी श्रृंखला युक्त फैटी एसिड और क्लोराइड आयन आदि का अवशोषण जो है वो निष्क्रिय अवशोषण द्वारा होता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो सुसाध्य विसरण या फैसिलिटेटेड एब्जॉर्प्शन, और इंपॉर्टेंट है, देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यहां से पूछा गया है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज व अधिकतम एमिनो एसिड, फ्रक्टोज व अधिकतम एमिनो एसिड सोडियम आयन के साथ, किसके साथ, सोडियम आयन के साथ अवशोषित किए जाते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या सुसाध्य विसरण द्वारा, इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना कि सुसाध्य विसरण जो है वो भी सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है, एनर्जी इसमें भी खर्च नहीं होती है। तो निष्क्रिय और सुसाध्य विसरण दोनों ही सांद्रता प्रवणता के साथ एटीपी या ऊर्जा का खर्च नहीं होता है। ठीक है, निष्क्रिय अवशोषण द्वारा मेनोज,
एमिनो एसिड, छोटी श्रृंखला युक्त फैटी एसिड और क्लोराइड आदि। और सुसाध्य मिश्रण में इंपॉर्टेंट है भैया फ्रक्टोज, क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। फ्रक्टोज अधिकतम एमिनो एसिड सोडियम आयन के साथ, किसके साथ? सोडियम आयन के साथ अवशोषित किए जाते हैं, फैसिलिटेटेड है। लास्ट देखो सक्रिय अवशोषण, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध चलता है, यानी कम से अधिक की ओर और ऊर्जा खर्च होती है। ये दोनों जो है निष्क्रिय और सुसाध्य, एनर्जी खर्च नहीं होती है सांद्रता प्रवणता के अनुसार, जबकि एक्टिव जो है सक्रिय सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध और एनर्जी खर्च होगी। एग्जाम्पल के लिए देखो इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज, ग्लूकोज और कुछ एमिनो एसिड, ग्लूकोज और कुछ एमिनो एसिड या एल एमिनो एसिड व लंबी श्रृंखला वाले फैटी एसिड तथा सोडियम आयन, सोडियम आयन सामान्यतः सक्रिय विधि द्वारा अवशोषित होते हैं। तो इतना क्लियर है। अब हम लोग मुख गुहा, आमाशय, छोटे आंत्र और बड़ी आंत्र में अवशोषण की बात करेंगे। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मुख गुहा की, तो मुख गुहा में कुछ मात्रा में पानी और दवाइयों का अवशोषण होता है, ड्रग्स या औषधियों का अवशोषण होता है, ठीक है। इसके अलावा आमाशय की बात करें तो आमाशय में औषधि और जल की थोड़ी मात्रा, बाकी आमाशय में एल्कोहल, शराब का जो अवशोषण है वो मैक्सिमम होता है। तो क्वेश्चन पूछ ले हमारी आहार नाल में शराब का अवशोषण मैक्सिमम कहाँ होता है? तो आमाशय में, ठीक है। उसके बाद छोटे आंत्र, छोटे आंत्र में मैक्सिमम पाचन होता ही छोटे आंत्र में है, इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम पाचन छोटे आंत्र में, हर चीज का अवशोषण छोटे आंत्र में होता है। फिर बात करें बड़ी आंत्र की, तो बड़ी आंत्र में मुख्यतः पानी का अवशोषण होता है, किसका? पानी और औषधि का। तो क्वेश्चन पूछ ले पानी और औषधि का सर्वाधिक अवशोषण बड़ी आंत्र में। क्लियर है? शुरू करें। अब देखो भोजन के अवशोषण में अपना पहला पॉइंट है मुख गुहा में अवशोषण। देखो मुख गुहा में जल का अवशोषण होता है अल्प मात्रा में, बाकी जो है एल्केलॉइड औषधियां जो है स्टेरॉइड वगैरह का अवशोषण होता है, ठीक है। तो मुख गुहा में अवशोषण, मुख गुहा में जल की अल्प मात्रा, एल्केलॉइड औषधियां, स्टेरॉइड, ग्लिसरॉल आदि का अवशोषण होता है। इतना क्लियर। इसके साथ ही ध्यान रखना कि जो हमारी जीभ है उसके नीचे वाली सतह वो अत्यधिक संवहनीय होती है, बहुत ज्यादा संवहनीय होती है, जिसके कारण जो औषधियां है वो तेजी से अवशोषित हो जाती है, ठीक है। तो जीवा की निचली सतह अत्यधिक संवहनीय होने के कारण औषधियों का तीव्रता से अवशोषण होता है, तेजी से अवशोषण होता है। तो मुख गुहा में अवशोषण क्लियर है। नेक्स्ट देखो आमाशय में अवशोषण। आमाशय में हम लोगों ने बात की थी कि जो एल्कोहल है शराब, उसका अत्यधिक अवशोषण होता है। तो इसमें अत्यधिक एल्कोहल का अवशोषण होता है, इंपॉर्टेंट है। किसमें? आमाशय में। शराब का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, जल की कम मात्रा तथा सरल शर्करा का भी आमाशय द्वारा अवशोषण किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो छोटे आंत्र में अवशोषण। मैक्सिमम अवशोषण कहाँ होता है? छोटे आंत्र में, इंपॉर्टेंट है। छोटे आंत्र में मैक्सिमम अवशोषण होता है। देखो यहाँ सर्वाधिक अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है मुख्यतः किसमें? जेजुनम और इलियम, मध्यांत्र और शुद्रांत्र में। देखो छोटे आंत्र के तीन भाग, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। मैक्सिमम जो है छोटे आंत्र में अवशोषण होता है और उसमें भी जेजुनम और इलियम, मध्यांत्र और शुद्रांत्र में होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस मध्यांत्र व शुद्रांत्र में अनेकों रसांकुर पाए जाते हैं जिन्हें अवशोषण की इकाई कहते हैं। इसी कारण इस भाग में अधिकतम अवशोषण होता है, ठीक है। तो अधिकतम अवशोषण का कारण क्या है? रसांकुर अत्यधिक पाए जाते हैं। ग्रहणी में चयनात्मक खनिज, अब देखो जो ग्रहणी है ड्यूडेनम, उसमें भी चयनात्मक खनिज जैसे कि कैल्शियम आयन Fe+2 का अवशोषण होता है। तो इतना क्लियर है। फिर नेक्स्ट देखो बड़ी आंत्र में अवशोषण। बड़ी आंत्र में मुख्यतः जल का अवशोषण होता है, जल और औषधि, मैक्सिमम जल का अवशोषण इसी में होता है। तो यहाँ पर जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है किसमें? बड़ी आंत्र में, इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक जल का अवशोषण पूछ ले, बड़ी आंत्र। बड़ी आंत्र में कुछ औषधियों का भी अवशोषण होता है। तो क्लियर है। एक बार फिर से देख लो कि मुख गुहा में अवशोषण, मुख गुहा में जल की अल्प मात्रा, एल्केलॉइड, औषधि, स्टेरॉइड, ग्लिसरॉल आदि का अवशोषण होता है। जीवा के निचली सतह जो है वो अत्यधिक संवहनीय होती है, जिसके कारण औषधियां जो है तीव्रता से अवशोषित होती है। फिर नेक्स्ट आमाशय में अवशोषण। अधिकतम एल्कोहल, शराब का अवशोषण आमाशय, जल की अल्प मात्रा, सरल शर्करा का भी आमाशय में अवशोषण होता है। फिर नेक्स्ट
छोटी आंत्र में अवशोषण, सर्वाधिक अवशोषण की क्रिया छोटी आंत्र में, मुख्यतः छोटी आंत्र में भी कहाँ, मध्यांत्र और क्षुद्रांत्र, जेजुनम और इलियम में। अब देखो मध्यांत्र व क्षुद्रांत्र में अनेक रसांकुर पाए जाते हैं जिन्हें अवशोषण की इकाई कहते हैं, इसी कारण इसमें अधिकतम अवशोषण होता है। ठीक है, ग्रहणी में चयनात्मक खनिज जैसे कि कैल्शियम आयन, Fe+2 आयन का अवशोषण होता है। लास्ट है बड़ी आंत्र में अवशोषण, यहाँ जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है। अब देखो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि बड़ी आंत्र में भी सर्वाधिक जल का अवशोषण कहाँ, तो कोलोन या वृहदांत्र में। किसमें होता है, कोलोन में। तो इंपॉर्टेंट है, जल का सर्वाधिक अवशोषण बड़ी आंत्र में भी किसमें, वृहदांत्र या कोलोन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट बड़ी आंत्र में कुछ औषधियों का भी अवशोषण होता है। तो इतना क्लियर है। अब हम लोग देखो करेंगे जल में घुलनशील जो भोज्य पदार्थ है उनका अवशोषण और जल में अघुलनशील भोज्य पदार्थों का अवशोषण, उसके बाद स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, और उनके साथ ये वीडियो कंप्लीट। नेक्स्ट अब जल में घुलनशील भोज्य पदार्थों का अवशोषण और अघुलनशील भोज्य पदार्थों का अवशोषण। इसमें अपना पहला है जल में विलयशील भोज्य पदार्थों का अवशोषण। तो सबसे पहली बात है कि जल में घुलनशील पदार्थ कौन कौन से हैं। तो इसमें देखो सिंपल शुगर, सरल शर्करा, एमिनो एसिड और नाइट्रोजनी क्षार, ये जो है जल में घुलनशील होते हैं और इनको जो है रक्त केशिकाओं के द्वारा रक्त में अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, तो घुलनशील में देखो सरल शर्करा, एमिनो, नाइट्रोजनी क्षार जल में विलयशील पदार्थ होते हैं जिन्हें रक्त केशिकाओं द्वारा सरल विधि से अवशोषित कर लिया जाता है। किसके द्वारा, रक्त केशिकाओं द्वारा। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज द्वारा। तो पहला क्लियर है। फिर नेक्स्ट देखो जल में अविलेय भोज्य पदार्थों का अवशोषण। तो देखो जल में जो अविलेय पदार्थ है, सबसे पहले उनकी बात करें तो उसमें जो फैटी सब्सटेंस जो है वो आते हैं जल में अघुलनशील पदार्थों में। और ध्यान रखना ये जो फैटी सब्सटेंस है ये लसिका वाहिनियों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं जिन्हें हम लोग लैक्टेल कहते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि जो वसा है वो सीधे अवशोषित नहीं हो सकती है, इसे पहले या तो मिसेल में बदला जाएगा या काइलोमाइक्रोन में। अब बात है मिसेल और काइलोमाइक्रोन का है। तो ध्यान रखना जो काइलोमाइक्रोन है वो क्या होता है, वो कोलेस्ट्रॉल और फोस्फोलिपिड, ये मान लो ये है कोलेस्ट्रॉल और फोस्फोलिपिड, और इस कोलेस्ट्रॉल और फोस्फोलिपिड को प्रोटीन कवर कर लेगी चारों तरफ से, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रोन। तो काइलोमाइक्रोन क्लियर है, कोलेस्ट्रॉल और फोस्फोलिपिड को बाहर से कौन कवर कर लेगा, प्रोटीन का आवरण कवर कर लेगा। ठीक है, ये हो गया काइलोमाइक्रोन। और काइलोमाइक्रोन जो है बाद में लैक्टेल्स में अवशोषित होकर रुधिर में चला जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है मिसेल क्या है, तो मिसेल जो है फैटी सब्सटेंस, बाइल सोल्ट और वसा घुलनशील विटामिन, क्या फैटी सब्सटेंस, वसा घुलनशील विटामिन और बाइल सोल्ट, तीनों जो है छोटे आंत्र में मिलते हैं और मिलकर मिसेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और इन्हें जो है छोटे आंत्र के उपकला द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो क्लियर है, तो शुरू करते हैं। देखो अविलेय भोज्य पदार्थों का अवशोषण। सबसे पहले है जल अविलेय पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो उसमें है फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड जो कि फैटी सब्सटेंस है। क्लियर। नेक्स्ट देखो इनका अवशोषण लसिका वाहिनियों द्वारा होता है। किसके द्वारा, लसिका वाहिनी, जिन्हें हम लोग लैक्टेल्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट है कि वसा या फैट का एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है, तो लैक्टेल्स द्वारा होता है, और ये जो है लसिका वाहिनियां होती है। क्लियर। फिर नेक्स्ट देखो मिसेल। मिसेल क्या है, फैटी सब्सटेंस, फैट सोल्यूबल विटामिन और बाइल सोल्ट, पित्त लवण, तीनों छोटे आंत्र में जो है मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, मिसेल का। और मिसेल को आंत्र की उपकला कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है। फिर देखो उपकला कोशिकाओं की ईआर मोनोग्लिसराइड को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देती है। ओके। फिर देखो काइलोमाइक्रोन क्या है, काइलोमाइक्रोन कोलेस्ट्रॉल और फोस्फोलिपिड, कौन, कोलेस्ट्रॉल और फोस्फोलिपिड के चारों ओर प्रोटीन आवरण जो है वो काइलोमाइक्रोन कहलाता है। और काइलोमाइक्रोन को लैक्टेल्स में अवशोषित किया जाता है। किसमें, लैक्टेल्स में। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट छोटे आंत्र के समस्त लैक्टेल्स बाईं वक्षीय लसिका वाहिनियों का निर्माण करती है जो अंत में सब क्लेवियन
शिरा में खुल जाती है। इस प्रकार जो है वसीय भोज्य पदार्थ अंत में रक्त वाहिनियों में परिसंचरित हो जाते हैं। तो इतना क्लियर है। नेक्स्ट अब हम लोग स्वांगीकरण और बहिक्षेपण को कवर करेंगे। अब देखो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, जिसमें सबसे पहला है स्वांगीकरण। देखो स्वांगीकरण क्या होता है, भोजन का पाचन हुआ, फिर भोजन का अवशोषण हुआ। अब ये अवशोषित भोजन जो है हमारे रक्त द्वारा शरीर की जितनी भी कोशिकाएं सब तक पहुंचा दिया जाएगा और फिर इन कोशिकाओं के द्वारा इस भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे कि एनर्जी का उत्पादन होगा। एनर्जी के रूप में एटीपी बनेगी और इस एटीपी का यूज जो है अब हमारे जो शरीर में नए ऊतक कोशिकाओं को बनाने में, इसके अलावा जो ऊतक क्षतिग्रस्त है उनकी मरम्मत में किया जाता है। इसे हम लोग कहते हैं स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण क्लियर है। देखो अवशोषित भोजन को रुधिर द्वारा शरीर की समस्त कोशिकाओं को वितरित कर दिया जाता है। फिर यह कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण से एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न की जाती है तथा नए जीवद्रव्य का संश्लेषण किया जाता है। इसे हम लोग स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है कि स्वांगीकरण क्या है। फिर देखो नेक्स्ट है बहिक्षेपण, इजेशन। बहिक्षेपण क्या होता है, देखो मलाशय में अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा रहते हैं और इन अपशिष्ट पदार्थों को मल त्याग की प्रक्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकालना गुदा द्वारा बहिक्षेपण है और कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपल है। अब देखो मल त्याग की इच्छा जो है वो मलाशय में कर्माकुंचन गतियों द्वारा उत्पन्न होती है। किसके द्वारा, मलाशय में कर्माकुंचन गतियों द्वारा। और ये जो कर्माकुंचन गतियां है ये मलाशय में जो तंत्रिका प्रतिवर्त है उसके द्वारा उत्पन्न होते हैं। किसके द्वारा, तंत्रिका प्रतिवर्त द्वारा। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो बहिक्षेपण, इजेशन, मलाशय में अपशिष्ट पदार्थों की उपस्थिति के कारण मलाशय द्वारा तंत्रिकीय प्रतिवर्त, क्या तंत्रिकीय प्रतिवर्त उत्पन्न किए जाते हैं जो तेज कर्माकुंचन गतियां, क्या तेज कर्माकुंचन गतियां उत्पन्न करते हैं, जिससे अंत में गुदीय अवरोधनी खुल जाने पर मल आविष्टा का निष्कासन कर दिया जाता है। तो क्लियर है बहिक्षेपण, यह है बहिक्षेपण। अब देखो मानव तथा अन्य प्राणियों में यह प्रक्रिया जो है वो ऐच्छिक होती है, यानी हमारी इच्छा से कंट्रोल होती है। अगर ऐसा नहीं होता ना तो सब गड़बड़ हो जाता कहीं पर भी किसी भी टाइम। ठीक है, तो मानव और अन्य प्राणियों में ऐच्छिक प्रक्रियाएं हमारी इच्छा से कंट्रोल हो सकती है। फिर देखो विष्टा जो है या फिर मल में गंध आती है वो किसके कारण आती है, तो वो इंडोल, इसमें उपस्थित कुछ गैसें जैसे कि इंडोल, अमोनिया, ट्रिप्टोफेन, इनके कारण जो है उत्पन्न होती है। तो विष्टा में गंध इंडोल, स्केटोल, ट्रिप्टोफेन, H2S और अमोनिया के द्वारा उत्पन्न होती है। तो क्लियर है ये वीडियो। इसी के साथ अपना जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है वो 90% जो है वो कवर हो चुका है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे YouTube चैनल फटाफट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें।